गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेखीय आवर्धन होता क्या है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई को I से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को कैपिटल O से डिनोट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है? I/O। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? I/O, जहाँ I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और O क्या है? वस्तु की लंबाई। अगर आप लोगों को दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब U पता हो और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब स्मॉल v पता हो, तब भी आप लोग रेखीय आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। अगर इसको हम लोग समीकरण 1 और इसको अगर हम लोग समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u। मतलब आवश्यकता अनुसार हम लोग m इज इक्वल टू I/O लिख करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और m इज इक्वल टू -v/u भी लिख करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर I और O पता हो तब भी हम लोग आवर्धन निकाल सकते हैं, और अगर v और u पता हो तब भी हम लोग आवर्धन निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज आप लोगों को आंगिक प्रश्न जब हल करेंगे तब होगा। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन का मान होता है वो कितना होता है? समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए आवर्धन कितना होता है? +1। देखिए, ये पता है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो उसी आकार का प्रतिबिंब बनाता है जिस आकार का वस्तु उसके सामने रखा गया होता है। मतलब I और O दोनों बराबर हो गया, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई समान होती है। तो जब दोनों तरफ मतलब समान चीज़ को, जैसे मान लीजिए यहाँ x है और यहाँ नीचे भी x हो जाए, तो x को x से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए समतल दर्पण के लिए जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन का मान होता है वो कितना होता है? +1। देखिए, जो आवर्धन होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा और आभासी। सीधा व आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? हम लोग जानते हैं U क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। V क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। स्मॉल f क्या होता है? फोकस दूरी। तो स्मॉल u, स्मॉल v और स्मॉल f में एक संबंध पढ़ना होता है हमको, या कह सकते हैं एक सूत्र होता है जो आपको याद रखना होता है, उसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी पर आपका आंकिक प्रश्न आधारित होगा। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी थ्योरी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अभी तक जितना थ्योरी पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, उस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो देखिए, वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। किस प्रकार के दर्पण के थ्रू प्रतिबिंब बन रहा है? समतल दर्पण। और समतल दर्पण की विशेषता होती है कि उसके सामने जितनी लंबी वस्तु आप रखेंगे उतना ही लंबा वो प्रतिबिंब बनाएगा, ना उससे छोटा बनाएगा और ना ही उससे बड़ा बनाएगा। जैसे शीशे में आप लोग देखते हैं तो आप लोग की जो हाइट होती है उसी की हाइट की वो इमेज बनाता है। ये नहीं कि आपसे छोटा इमेज बना देगा या आपसे बड़ा इमेज बना देगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि चूंकि समतल दर्पण द्वारा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी होगी? जो वस्तु की लंबाई होगी, और वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है,
उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, अगर कोई समतल दर्पण है, ठीक है, और उसके सामने कोई भी वस्तु रखी है, तो अगर मान लीजिए ये वस्तु इस समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। यहाँ अगर हम लोग वस्तु रखे हैं ओ ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज मतलब प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु आगे की ओर रखी हुई है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जितनी लंबी वस्तु रखते हैं हम लोग समतल दर्पण के सामने, उतना ही लंबा वो क्या करता है, उसका प्रतिबिंब बनाता है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो उसको कम से कम कितना ऊंचाई का समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? उस व्यक्ति के लंबाई का आधा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर और उसको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए उसको कितने ऊंचाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो आप लोग क्या कर देंगे, इसका आधा। मतलब जितनी हाइट होगी पर्सन की, जितनी हाइट होगी उस व्यक्ति की, उसका आधा कर देंगे, तो कम से कम आपको उतने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। उससे अधिक ऊंचाई की ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने ऊंचाई की आवश्यकता होगी? तो उस व्यक्ति के ऊंचाई के आधे की। तो देखिए, बच्चे को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम अपनी लंबाई का आधा अर्थात 130/2, 130 बच्चे की लंबाई थी तो 130/2 कर देंगे, यानी 65 सेंटीमीटर ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी हाइट दी होगी उसका आधा कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। किस लिए? पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। तीसरा देखिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बताइए। अब देखिए, ये एक समतल दर्पण है और व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मान लेते हैं। व्यक्ति दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये मान लेते हैं कि x दूरी पर है। तो व्यक्ति का और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 50 सेंटीमीटर। तो देखिए, आप लोग को बताया गया था कि समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो अगर ये x है तो ये दूरी भी कितनी होगी? x। और ये पूरी दूरी कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं x + x = 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दर्पण के लिए आंकिक प्रश्न अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए आंकिक प्रश्न सॉल्व करते समय आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जो कि आप लोग को चिन्ह परिपाटी बताते समय बोला गया था। जैसे अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी? निगेटिव होगी, मतलब ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, और यहाँ पे क्या है? फोकस। तो बताया गया था दूरी हमेशा कैसे नापते हैं? हमेशा पोल से नापते हैं, यानी ध्रुव से नापते हैं। तो और आपतित किरण की दिशा ये होती है, और हम लोग दूरी ऐसे नापेंगे ध्रुव से फोकस तक की दूरी। तो जो फोकस दूरी f होगी वो क्या है? आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इसलिए f क्या होगा? निगेटिव होगा। ये सब आप लोग को चिन्ह परिपाटी में बताया गया था कि कैसे दूरियां कब ऋणात्मक होती हैं, कब धनात्मक होती हैं। तो फिलहाल बस आप लोग इतना समझिए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। u हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। v धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जो 6 केस हम लोग अवतल दर्पण के लिए पढ़े हैं, उसमें से वो 5 केस जिसमें जो प्रतिबिंब है वो उल्टा और वास्तविक बनता है, उसके लिए तो v हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। लेकिन एक केस ऐसा होता है अवतल दर्पण के लिए जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, उस केस के लिए v क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो u, v और f अवतल दर्पण के लिए कैसा होगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उत्तल दर्पण पे आते हैं तो उसके लिए जो f है वो हमेशा धनात्मक होगा, u ऋणात्मक होगा,
चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यू का मान हमेशा ऋणात्मक लेंगे और वी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा, और साथ ही साथ दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए वी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो दिया है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए स्मॉल एफ और कैपिटल आर में एक संबंध हम लोग पढ़े हैं, स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अब देखिए किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हम लोग कैसी पढ़े हैं, ऋणात्मक। फोकस दूरी किसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी। तो आर की वैल्यू दी गई है -40 सेंटीमीटर, एफ निकालना है, इस फॉर्मूले में रखेंगे, स्मॉल एफ का मान निकल जाएगा। छठवां दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पहले तो जो दिया है वो लिख लेंगे, किस प्रकार का दर्पण है पहले ये देख लेंगे, अवतल दर्पण, इससे आसानी रहेगी, ये हमको पता चलेगा कि किसका मान नेगेटिव होगा किसका मान पॉजिटिव होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एफ नेगेटिव हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण के लिए निकाला जा रहा है, सॉरी दिया हुआ है। तो अब देखिए स्मॉल यू की वैल्यू कितनी होगी, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है और कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से, स्मॉल वी निकालना है। स्मॉल एफ, स्मॉल यू, स्मॉल वी, इन तीनों में एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, दर्पण सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए v की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि 60 सेंटीमीटर दूरी पर तो बनेगा, लेकिन किधर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर बनेगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, यानी कैपिटल आर की वैल्यू निगेटिव लेंगे, -60 सेंटीमीटर, यानी आर इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अगर आर दिया है तो स्मॉल एफ निकल सकता है, इसका आधा कर देंगे, यानी स्मॉल एफ का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। जो वस्तु है वो दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी वस्तु की दूरी कितनी है दर्पण से, 45 सेंटीमीटर, तो यू स्मॉल यू इज इक्वल टू हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और लंबाई, मतलब क्या क्या चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा है या आभासी है। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर कहाँ बन रहा है, लंबाई यानी कैपिटल आई का मान। तो अब क्या करेंगे, स्मॉल वी अगर निकालना है तो एक सूत्र हम लोग जानते हैं, दर्पण सूत्र, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में जब वैल्यू पुट करेंगे u और स्मॉल f की, तो निकल जाएगा स्मॉल v की वैल्यू। तो स्मॉल v की वैल्यू देखिए निकला है कितना, -90 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और किधर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। वस्तु देखिए ये अगर अवतल दर्पण है तो वस्तु हमेशा इधर ही रखा जाएगा, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाता है, और चूंकि v का मान नेगेटिव है, इसका मतलब कि इधर की ओर दूरी नापी जा रही है, मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से वो इधर नापी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की ओर बन रहा है, या फिर हम कह सकते हैं दर्पण के सामने बन रहा है। अब देखिए चूंकि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की ओर या फिर हम कह सकते हैं दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अवतल दर्पण द्वारा आप लोग 6 केस पढ़े हैं, उसमें से आप लोग ये जान रहे हैं कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब हम लोग को निकालना है कैपिटल आई का मान, और हम लोग आवर्धन का मान आवर्धन का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू -v अपॉन यू। अगर हम लोग इस समीकरण को देखें तो हम लोग इससे ये भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -v अपॉन यू। तो अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं v और u की, तो m का मान कितना मिल जाता है, -2। अब m का मान -2 मिल गया तो समीकरण 1 से हम लोग m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ भी लिख सकते हैं, और जब ये लिखेंगे तो m की वैल्यू रख देंगे और o की वैल्यू रख देंगे, तो i का मान निकल जाएगा -10 सेंटीमीटर।
तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। और ये निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, निगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बना है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपाटी में कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो लंबवत दूरी हम लोग प्रतिबिंब की नापते हैं वो किस नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसी आधार पे बाकी जो ये प्रश्न संख्या लिखा गया है वो आप लोग स्वयं हल करेंगे।